हेलो दोस्तों, केबीए एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप का जो चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन में उसको लेकर के उपस्थित हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए बात करते हैं। जैसे पीजीसीआईएल है, यूपीपीसीएल है, आरआरबी में जो टेक्नीशियन है, एएलपी है, अदर स्टेट के जो पीसीएल एग्ज़ाम हैं या बार्क है, डीआरडीओ है, सब जगह तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश है एक प्रकार की ऊष्मा है जो कि ऐसे पिंडों से उत्सर्जित या विकिरणित होती है जिसका तापमान लगभग बहुत अधिक होता है, कह सकते हैं, जो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और वहीं पे बात करें तो प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति से वस्तुओं को पहचानना या देख पाना संभव हो जाता है। और प्रकाश जो है सीधी सरल रेखा में चलता है। इसके अलावा आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो है प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रदीप प्रकाश विकिरण ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारी आँखों में वस्तुओं का बोध कराती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो प्राकृतिक स्रोत है सूर्य है, जिसके तापमान को पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। याद रखें, जो उच्च तापमान है उच्च तापमान को पाइरोमीटर से मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है वो प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि ये ट्रांसवर्स वेव होती है। जो आप लोगों को मालूम होगा कि जो तरंगे होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है अंतर तरंग। जैसे कि ध्वनि है, ध्वनि एक अंतर तरंग है, वहीं पे प्रकाश एक आपकी क्या अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखें। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है तथा इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है आवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है। और इसके अलावा प्रकाश की जो चाल है वो तरंग दैर्ध्य और जो आवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है। v बराबर एफ लेमडा या एन लेमडा भी कह सकते हैं। एफ यहाँ पर क्या प्रकाश की आवृत्ति है, लेमडा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है, और ये जो वी है वी क्या है विकिरण का वेग है। इस प्रकार से हम बात करेंगे सूर्य का श्वेत प्रकाश, यानी कि जो है सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार जो प्रकाश होते हैं 7 रंग होते हैं, इसलिए इसको श्वेत प्रकाश कह सकते हैं। और श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है वो 7 रंगों से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पे बिग योर देख सकते हैं आप लोग। वायलेट इन यहाँ पे जो है आपका इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, या आपका येलो है, ऑरेंज है, रेड है। रेड जो है सबसे बाद में है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। वायलेट सबसे आगे है, सबसे पहले ऊपर की तरफ है, तो वायलेट का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा विचलन वायलेट रंग का होता है, सबसे कम विचलन जो है आपका लाल रंग का होता है। इसलिए जो खतरे के सिग्नल होते हैं रेलवे वगैरह में वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। इससे से इंद्रधनुष का भी रंग भी कहते हैं, इसको जो बिग्योर को इंद्रधनुष का रंग भी कहते हैं। इंद्रधनुष में सभी रंग होते हैं लेकिन मेनली 3 ही दिखते हैं। और तथा मध्य रंग अपवर्तन कोण के कारण पीला होता है, ना कि हरा। और इसके बाद देख ले सकते हैं आप लोग आवृत्ति के बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पे आवृत्ति इधर की ओर बढ़ेगी तो आपकी तरंग दैर्ध्य इधर की ओर बढ़ेगी, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम ये है, आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम ये है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होती है वो लाल रंग की 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। वहीं पे बात करें सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो 3900 या 3800 के आसपास एंगस्ट्रॉम होती है, वो आपकी जो है बैगनी रंग की होती है। सबसे अधिक आवृत्ति जो है बैगनी रंग की होती है और सबसे कम आवृत्ति जो है लाल रंग की होती है। ये भी आप पॉइंट याद रखें। इसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ भी क्वेश्चन तरंग दैर्ध्य दिखाया गया है। और औरत तरंगे जो हैं 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य की जो है औरत तरंगे होती हैं। पराबैंगनी तरंगे जो होती हैं वो 7800 से तरंग दैर्ध्य से कम की यहाँ पर दिखाया गया है। और वहीं पर दृश्य तरंगे जो है 7800 से 3800 से जो है 7800 के बीच की सभी जो दृश्य तरंगे होती हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रदीप्त
संबंधित शब्दावली। तो जैसे इसमें बताया गया है कि प्रदीप्त पुंज यानी ज्योति फ्लक्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योति फ्लक्स जो को जो मात्रक होता है ल्यूमेन होता है, बहुत बार पूछा जाता है ल्यूमिनस फ्लक्स इंग्लिश में लिखते हैं इसको। और इसके अलावा इसको फाई से व्यक्त करते हैं या एफ से भी व्यक्त करते हैं। एक ल्यूमेन बराबर जो है वाट में जो होता है वो 0.0016 वाट होता है। याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावा आप लोग आगे देख सकते हैं, इसके बाद है प्रदीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक जो होता है आप लोग देख सकते हैं कैंडला होता है या ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन भी होता है। और इसका जो फार्मूला बनेगा, ज्योति तीव्रता को आई से प्रदर्शित करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो आई इक्वल टू ज्योति है फ्लक्स यानी ज्योति फ्लक्स कह सकते हो आप लोग, ज्योति फ्लक्स, यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ज्योति फ्लक्स बटे ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। और इसलिए सॉलिड एंगल का जो आपकी बीमा होती है यानी मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, और ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो ल्यूमन होता है। तो ल्यूमन पर स्टेरेडियन प्रति स्टेरेडियन हो जाता है इसका। और जो एसआई मात्रक है इसका ज्योति तीव्रता का वो कैंडला होता है, इसे सीधे से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आप लोग इधर भी देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ठोस कोण के बारे में बताया गया है। जो ठोस कोण होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो 4 पाई होती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है और ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। और यहीं पे देख सकते हैं आप लोग कैंडल शक्ति यानी सीपी, फुल फॉर्म है सीपी का कैंडल शक्ति बराबर होता है ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, यानी कि 1 CP बराबर होता है 0.002, ये देख सकते हैं यहाँ पर 0.1 वाट होता है, ये भी याद रखें। और 1 ल्यूमन भी याद रखें 0.0016 वाट, ये तो भूलें नहीं इसको। और इसके अलावा एक मोमबत्ती जो प्रति घंटे इतने ग्राम जलती है उसे मानक मोमबत्ती कह सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदीप्त है, प्रदीप्त के लिए ल्यूमिनेंस के लिए दिखाया गया यहाँ पर। तो ल्यूमिनेंस में जो है प्रकाश पुंज बटे तल का क्षेत्रफल होता है, ई बराबर यहाँ पे ई से प्रदर्शित करते हैं इल्यूमिनेंस को, प्रदीप्ति बोलते हैं इसको। और इसके अलावा इसका जो मात्रक होगा तो प्रदीप्ति बराबर जो है फार्मूला बनेगा प्रकाश पुंज बटे तल का क्षेत्रफल, यानी प्रकाश पुंज को एफ से प्रदर्शित करेंगे, तल का क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक हो जाएगा ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको लक्स भी कहते हैं, याद रखें, यानी प्रदीप्त का मात्रक लक्स भी होता है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है जो है 1 फुट कैंडल बराबर जो होता है 1 CP बटे 1 फुट स्क्वायर, यानी कि जो 1 फुट में जो है आपके कितने 10 की पावर 4 लक्स होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा यहाँ पर प्रकाश तल की प्रदीप्ति मापने के लिए प्रकाश मापी का प्रयोग किया जाता है। यह एक यंत्र है, प्रकाश मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। याद रखें, प्रकाश तल पर यानी प्रकाशित तल पर जो तल की जो है प्रदीप्ति मापन के लिए लाइट मीटर यंत्र यानी प्रकाश मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ये भी याद रखें। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्रदीप्त दक्षता के लिए, तो प्रदीप्त दक्षता बराबर होता है आउटपुट लूमेन में बटे इनपुट वाट में। तो कुल मिला के इसका मात्रा हो जाएगा प्रदीप्त दक्षता का, वो हो जाएगा लूमेन प्रति वाट। और यहाँ पे चौंध या ग्लेयर के लिए यानी चकाचौंध जो होता है ना उसके लिए बताया गया है। यहाँ पर गाड़ियों के हेडलाइट में के सामने जब हमारे प्रकाश पड़ता है, एकदम से बहुत सारा प्रकाश पुंज पड़ता है, तो हमारे आंखों में चकाचौंध मतलब छा जाता है, उसी को चौंध कहा जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। चमकीलापन ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस बराबर होता है ज्योति तीव्रता बटे क्षेत्रफल I/A। इसका मात्रक हो जाएगा आपका जाकर के कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद हो जाए आपका अवशोषण गुणांक, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यानी ऑब्जॉर्प्शन फैक्टर अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक बराबर होता है अवशोषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। किसी पृष्ठ पर जो है द्वारा अवशोषित प्रकाश और बटे कुल आपतित प्रकाश के अनुपात को अवशोषण गुणांक कहा जाता है। और इसके अलावा इसका देख सकते हैं इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और इसके अलावा ये मतलब जो है अवशोषण गुणांक का मान निम्न होना चाहिए, ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए इसका, इसलिए दीवारें हल्के रंग की रंगी जाती हैं और ज़्यादातर सफ़ेद रंग की। परावर्तक यानी रिफ्लेक्शन फैक्टर, इसका जो मान होता है परावर्तक गुणांक का वो होता है परावर्तित प्रकाश।
कि मतलब कोई किसी पृष्ठ से कितना प्रकाश परावर्तित हो रहा है बटे आपतित प्रकाश, और उस पृष्ठ में कितना प्रकाश आपतित हो रहा है, इसके अनुपात को ही परावर्तन गुणांक कहते हैं। इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा और परावर्तन गुणांक का मान जो है अधिकतम होना चाहिए। और इसीलिए जो है घर की दीवारें जो है जैसे घर की दीवारों को खासकर जो है सफ़ेद कलर से क्या है पुताई की जाती है, ताकि जब सफ़ेद के रंग पर जो है बल्ब का प्रकाश पड़ेगा पूरे घर में रूम में फैलेगा, इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के पूरे प्रकाश जो है पूरे रूम में क्या अधिक से अधिक छा जाएगा। तो समझ सकते हैं परावर्तन गुणांक इसलिए मतलब अधिक होना चाहिए। और इसके अलावा नोट, कुल प्रकाश गुणांक का मान हमेशा 1 होता है, अर्थात कुल प्रकाश बराबर अवशोषित प्रकाश प्लस परावर्तित प्रकाश। ट्रांसमिशन फैक्टर यहाँ बताया गया है। ट्रांसमिशन फैक्टर जो होता है आपका वो होता है, ट्रांसमिशन को पारेषण कह सकते हैं, पारेषण प्रकाश बटे आपतित प्रकाश, मतलब कि जो है यहाँ पर जो ट्रांसमिट प्रकाश बटे आपतित कुल आपतित प्रकाश के जो है अनुपात को ही यहाँ पर पारेषण गुणांक कहते हैं। और अब आगे बात करेंगे, यहाँ पर आगे आ गया है समतल कोण। समतल कोण का देख सकते हैं आप लोग, समतल कोण जो होता है का जो अधिकतम मान है 360 या 2 पाई होता है। वहीं पर कल पिछले मतलब पेज पर हमने आपको बताया कि जो आपका ठोस कोण होता है उसका अधिकतम मान 4 पाई होता है। और इसके अलावा इसका जो मान होता है उसका मतलब ठोस कोण का जो हमने मात्रक बताया था वो स्टेरेडियन था, और यहाँ पर समतल कोण का जो मात्रक होता है इकाई होती है वो रेडियन होती है। तो दोनों बातें आप लोग याद रखें। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे कि एक बल्ब औसतन 42 कैंडल शक्ति की प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। तो Cp बराबर 42 है, तो Cp बराबर ज्योति फ्लक्स बटे स्टेरेडियन होता है। तो स्टेरेडियन जो होता है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, तो 4 पाई रख देंगे ठोस कोण की जगह पे। स्टेरेडियन ठोस कोण का मतलब जो मात्रक होता है तो 4 पाई रख देंगे। ऊपर जो है आपका जो है यहाँ पे फाई का वैल्यू निकालना है, यानी कुल फ्लक्स की गणना करनी है, और Cp की वैल्यू 42 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू रख देंगे 22 बटे 7 या 3.14 रख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 528 ल्यूमेन। समझ सकते हैं आप लोग, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रैक कर लेंगे यानी सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रदीप्ति के नियम हैं, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। तो प्रदीप्ति के मुख्यतः 2 नियम बताए गए हैं। प्रदीप्ति प्रतिलोम वर्ग का नियम पहला है, जिसमें जो है प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुँचने वाला प्रकाश उस तल के प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा प्रदीप्त तीव्रता के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ई जो है यहाँ पर ई प्रदीप्त है, ई समानुपाती I/d²। यहाँ पर आई जो है प्रदीप्त तीव्रता है, इसका मतलब कैंडला रहेगा, और वहीं पर जो डी है वो मतलब जो है दूरी है, यानी प्रकाश स्रोत तथा तल के बीच की दूरी है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल अच्छा खासा बनता है, तो इससे सॉल्व कर लेंगे। लैम्बर्ट कोज्जे का नियम जो है यहाँ पर इसमें कॉस साइन और बढ़ जाएगा, तो ई प्रोपोर्शनल कॉस थीटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ई बराबर I/d² इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये लैम्बर्ट की कोज्जे का नियम है। इसके अलावा इससे क्वेश्चन बन जाता है इस तरह का, आप देख सकते हैं। ठीक, आप लोग देख लीजिए। और एक 800 कैंडला शक्ति वाला प्रकाश स्रोत से एक स्क्रीन 20 मीटर की दूरी पर है, तो प्रदीप्ति ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहला नंबर है अभिलंबवत से टकराती है, और फिर 60 अंश के कोण पर निकालना है। तो पहले अभिलंबवत पर रखना है। अब यहाँ पे जो है अभिलंबवत का मतलब सीधे आपको थीटा बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो एक मान हो जाएगा कॉस का, फिर 60 डिग्री पे निकाल देना है। तो सब 0 डिग्री पे निकालेंगे, वैल्यू सबकी रख देंगे, तो आपका 2 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और वहीं पर जो है आप लोग देखेंगे तो 800 कैंडला, जो 800 कैंडला है आई का मान है, और कितने दूरी है प्रकाश स्रोत से तल की दूरी है वो 20 मीटर। अगर 20 मीटर की जगह अगर यहाँ पर डी का मान अगर सेंटीमीटर में होगा तो याद रखें इसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका प्रदीप्त का मात्रा, जो प्रदीप्त की वैल्यू आ जाएगी 2 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। इससे अभी UPPCL में हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस फार्मूले को याद रखें, इससे भूलें नहीं। और इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं 60 डिग्री पे जब रखा गया है तो आपका मान आ गया 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो पूरा जो है 2 का आधा 1 ही होता है, तो 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। इस तरह से अलग अलग एंगल पर पूछ सकता है। और इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर, अगर इस 90 पे पूछता तो 90 पर 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो प्रदीप्ति का पूरा जो वैल्यू हो जाता है वो 0 आ जाता है। ई बराबर 0 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। प्रदीप्त के कारण, तो प्रदीप्त के मुख्यतः 3 कारक निम्न होते हैं: स्थान, ऊंचाई अनुपात, उपयोगिता गुणांक और अवपात गुणांक।
स्थान ऊंचाई अनुपात जो होता है, स्पेस हाइट रेशियो इसे कहा जाता है। किसी स्थान पर प्रकाश स्रोत की व्यवस्था के समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। कौन सी बातें हैं देख लीजिए। स्थान ऊंचाई अनुपात के लिए बताई गई हैं। प्रकाश स्रोत से तल की ऊंचाई, प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल, छत एवं दीवारों का रंग और प्रकाश की विधि, इन सब बातों पर जो है हमारा स्थान ऊंचाई अनुपात यानी स्पेस हाइट रेशियो निर्भर करता है, या इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। और वहीं पे बात करेंगे तो यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है आपका उपयोगिता गुणांक, किसी कक्ष में उपयोग किए गए प्रकाश तथा उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात जो है उपयोगिता गुणांक कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि किसी रूम में जो है जैसे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब द्वारा जो रूम द्वारा उपयोग किया गया जो प्रदीप्त है बटे बल्ब द्वारा उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति के अनुपात को उपयोगिता गुणांक कहेंगे। इसका मान हमेशा जो है अधिकतम होना चाहिए, तभी रूम में प्रकाश क्या अधिक से अधिक दिखाई देगा हमको, जो प्रकाश अधिक से अधिक चमकेगा, पूरे रूम जो है जगमग जगमग रहेगा। और इसके अलावा औपाद गुणांक जो है डिप्रेशन फैक्टर है। यहाँ पे देखें ध्यान से, तो इसमें जो है इसकी वैल्यू जो होती है समानता औपाद गुणांक की जो होती है डिप्रिकेशन फैक्टर यानी औपाद गुणांक उसकी 1.2 से 1.4 के बीच होता है। ये बहुत महत्व इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। औपाद गुणांक का मान जो 1.2 से 1.4 के बीच होता है। इसके अलावा प्रदीप्त के प्रकार, प्रकाश व्यवस्था के प्रकार। तो प्रदीप्त अर्थात प्रकाश व्यवस्था मुख्यतः प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, यहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था और सामान्य प्रकाश व्यवस्था, इतने प्रकार से की जाती है। अब यहाँ पे मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखें यहाँ पे एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इसमें जो है ये वी शेप में जो है नीचे की ओर पूरा का पूरा प्रकाश जो आता है, तो उसका जो है इस व्यवस्था में 90% प्रकाश नीचे की तल की ओर सीधे तल पर पहुँचता है, तथा से 10% प्रकाश जो इधर उधर फैल जाता है। यानी ये इसका जो ज़्यादातर प्रकाश नीचे की ओर आएगा। देखो नीचे की ओर एरो से दिखाया गया है। और इसमें रिफ्लेक्टर भी वी शेप का एक रिफ्लेक्टर भी लगाया जाता है ऊपर से, समझ सकते हैं। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में जो है आधा यहाँ पे कम हो जाएगा, 60 से 90% तक जो है तल पर पहुँचता है और 10 से 40% इधर उधर फैल जाता है। ये जो है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था है, ध्यान रखें इसको। और सामान्यतः उपयोग अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाएगा। कौन सी व्यवस्था का? अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का। और वहीं प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का जो उपयोग है वो सामान्यतः उपयोग घरों में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि में किया जाता है। इसके बाद हम ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर हमारी वीडियो और जानकारी दी जाए जो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर कर देंगे। ये जो है हम आपको इल्यूमिनेशन का जो है इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत या जो है एक टॉपिक हम बता रहे हैं, तो इल्यूमिनेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें नीचे की ओर हो गया 60 से 90% प्रकाश और ऊपर की ओर हो गया इधर उधर फैल जाएगा जो 10 से 40%, किसमें? अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में। वहीं पे बात करेंगे जो अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। अभी तक तो प्रत्यक्ष चल रहा था, एक प्रत्यक्ष फिर अर्ध प्रत्यक्ष, अब यहाँ अप्रत्यक्ष में तो ज़्यादातर इसका प्रकाश ऊपर की ओर जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिखाया गया है जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसका उपयोग जो है हम लोग जैसे सिनेमा हॉल है, डांसिंग हॉल है, होटल में है, यहाँ सजावटी कार में आदि में किया जाता है। और इसका जो है ज़्यादातर 90% प्रकाश ऊपर की ओर जाएगा, 10% प्रकाश जो है नीचे तल की ओर जाएगा या इधर उधर फैल जाएगा, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और इसमें चमक और चकाचौंध नहीं होती है और तथा छाया भी उत्पन्न नहीं होती है। और इस तरह से ये जो है आपका अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है। इस प्रकार से जो है अर्ध प्रत्यक्ष, अभी यहाँ पर हमने जाना जो है पीछे प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, यहाँ आ जाएगा अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो 60 से 90% जो प्रकाश है छत की ओर ऊपर की ओर जाएगा, परावर्तित होगा, और शेष 10 से 40% लगभग जो प्रकाश है वो नीचे की ओर जाएगा। और इसका उपयोग जो है इसमें भी चकाचौंध बहुत कम होती है लेकिन कम होती है, क्योंकि ये इसमें जो है ये एक मंद प्रकाश व्यवस्था है और इसका उपयोग जो है आंतरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और सामान्य प्रकाश व्यवस्था एक ये है, इसमें जो है बल्ब के ऊपर एक वृत्ताकार एवं घिसे कांच के खोल का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, इसलिए इसका नाम है समान प्रकाश व्यवस्था। और इसका समान
इसका समानता उपयोग मुख्य द्वार के खंभों पर, उद्यान में यानी बगीचों में तथा सजावटी कार्यों में किया जाता है। इसमें 50% प्रकाश नीचे की तल की ओर और तथा 50% तल मतलब प्रकाश ऊपर के छत की ओर फैल जाता है, कहने का मतलब। और इसके अलावा इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं समान प्रकाश व्यवस्था के बारे में बताया मैंने। और इसके अलावा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के बारे में बताया, उसमें नीचे की ओर 90% के आसपास प्रकाश जा रहा था और 10% इधर उधर फैल जा रहा था। इसके बाद फिर हमने बताया आपको अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के बारे में, तो उसमें जो है आपका जो है 60 से 90% जो है नीचे की ओर जा रहा था और वहीं पर 10 से 40% के आसपास लगभग जो है इधर उधर फैल जा रहा था। फिर इसके बाद हमने अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के बारे में बताया और उसमें जो है आपका 90% के आसपास ऊपर की ओर और 10% जो नीचे की ओर। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद फिर अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के बारे में बताया और इसके बाद ये आपका आ जाता है सामान्य प्रकाश व्यवस्था। इस प्रकार से 5 प्रकार से हम लोग जो प्रकाश को जो है फैलाने के लिए जो है व्यवस्था करते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं लैंप के बारे में बताया जाएगा। अभी यहाँ पर अगली वीडियो हम लैंप के बारे में लेकर के आएंगे और यहाँ पर जो है वर्गीकरण किया गया है, लैंपों का जो है निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ये सब जानकारी आप लोगों को अगली वीडियो में हम देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। और जो भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।